हेलो स्टूडेंट्स, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और पीरियोडिक टेबल जो था उसमें हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी में मैंने आपको उसकी जो कुछ बेसिक पॉइंट्स थे वो बताए। मेंडलीव के अनुसार कुल तत्वों की संख्या 63 थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार जो था वो परमाणु भार था। मेंडलीव ने तत्वों को सर्वप्रथम वर्ग और आवर्त में वर्गीकृत किया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी वो वर्ग, जबकि जो 37 पंक्तियां थी वो आवर्त बनाती है। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी की कुछ विशेषताओं की हमने बात करी थी। मेंडलीव ने कुछ तत्वों के परमाणु भारों में सुधार किया था। मेंडलीव ने नए खोजे जाने वाले तत्वों के बारे में भविष्यवाणी करी थी। इसके अलावा कुछ कमियों में हमने असंगत युग्मों की बात करी थी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ असंगत युग्म उपस्थित होते हैं। वो असंगत युग्म हमने बोला ऐसे तत्वों के वे युग्म जो बढ़ते हुए परमाणु भार के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें असंगत युग्म कहा जाता है। फिर सबसे मेन जो 2-3 कमियां थी वो ये थी कि उस आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था। उसमें हाइड्रोजन की स्थिति या समस्थानिकों की स्थिति जो थी वो स्पष्ट नहीं थी। बट जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी ही हमारी आधुनिक आवर्त सारणी का आधार तैयार करती है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसकी हम बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी, आज हम किसकी बात कर रहे हैं? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहे हैं। और ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को हेनरी मोजले, इस आधुनिक आवर्त सारणी का जो महत्वपूर्ण श्रेय है वो किसके पास है? हेनरी मोजले के पास है, क्योंकि ये आवर्त सारणी हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। हेनरी मोजले, देखो हेनरी मोजले ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये कोई मेटल है, कोई भी धातु है, ठीक बात है। इस धातु पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बौछार कराई। किसकी बौछार कराई? इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई। इलेक्ट्रॉनों की बौछार कराई तो उन्होंने ये देखा कि ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से टकराने के बाद एक्स किरणें उत्सर्जित करते हैं। यहाँ से टकरा कर ये क्या उत्सर्जित कर रहे हैं? एक्स किरणों का उत्सर्जन करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर मेंडलीव ने मोजले ने एक निष्कर्ष निकाला कि ये एक्स किरणों की जो आवृत्ति है न्यू, एक्स किरणों की जो आवृत्ति है न्यू, मतलब इन निष्कासित होने वाली एक्स किरणों की आवृत्ति न्यू, आवृत्ति को किससे लिख रहा हूँ? न्यू से। न्यू का जो अंडर रूट था वो किसके समानुपाती था? वो जेड के समानुपाती था। किसके समानुपाती था? जेड। और यहाँ जेड जो है वो मैं यूज में ले रहा हूँ, जेड हमने लिया परमाणु क्रमांक के लिए। किसके लिए लिया भाई? परमाणु क्रमांक। अच्छा, परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक को मैं प्रोटॉन की संख्या भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु के परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित कर सकती है। तो हमने कहा जेड क्या है? परमाणु क्रमांक, और प्रोटॉन की संख्या। इसी तरह हम बात करें न्यू है एक्स किरणों की आवृत्ति। न्यू क्या है? एक्स किरणों की आवृत्ति है। जेड परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या है, जबकि न्यू क्या है? एक्स किरणों की आवृत्ति है। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर, या जब ये एक्सपेरिमेंट दे दिया गया तो इस एक्सपेरिमेंट को देने के पश्चात परमाणु क्रमांक जो है वो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी बन गया। इससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट से पहले हम परमाणु भार को वरीयता देते थे। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने सबने परमाणु भार के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के पश्चात किसको वरीयता देनी जाने लग गई? परमाणु क्रमांक को वरीयता दी गई। और इस परमाणु क्रमांक के आधार पर ही हेनरी मोजले ने क्या दिया भाई? आवर्त नियम दिया। अब बात करो इस आवर्त नियम की। हेनरी मोजले ने जो आवर्त नियम दिया वो क्या था? तो उन्होंने कहा इसके अनुसार
इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। क्या बोला? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार हमने क्या कहा? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके? परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यह आधुनिक आवर्त नियम था। और इस आधुनिक आवर्त नियम को आधार मानकर, इस आधुनिक आवर्त नियम को आधार मानकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई। मतलब जो आप लोग अभी पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, मैं ये बोल सकता हूँ ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये आवर्त सारणी का दीर्घ रूप है। क्या बोल सकता हूँ इसके लिए? आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी को मैं क्या बोल सकता हूँ? आवर्त सारणी का दीर्घ रूप बोल सकता हूँ, या मैं इसको बोल सकता हूँ मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव्स। मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी, उस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का मॉडिफाइड रूप है, विस्तृत रूप। क्या लिख सकता हूं? या मैं इसको बोल सकता हूं मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तृत रूप। मतलब मॉडिफाई किया गया, उसको मॉडिफाई करके आपको ये टेबल दी गई, इसलिए मैं इसको आवर्त सारणी का दीर्घ रूप भी बोल सकता हूँ। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म यूज में ली जा सकती है और इसको मैं बोहर सारणी भी बोल सकता हूँ। बोहर टेबल, नील्स बोहर का नाम सुना है क्या? हाँ। तो देखिए, अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो हमने बोला हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। पर आवर्त सारणी को डिजाइन करने या बनाने का श्रेय मोजले को नहीं जाता है। मोजले ने केवल और केवल क्या काम किया था? आवर्त सारणी के लिए एक आधार दिया कि परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी बनाओ। तो आवर्त सारणी बनाने का काम मोजले का नहीं था, मोजले के आवर्त नियम पर आधारित है। तो बनाने का काम किसका था? तो मुख्य रूप से जो काम किया वो किसने किया? आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के लिए वो काम किया बोहर ने। वो काम किसने किया? नील्स बोहर ने। अच्छा, नील्स बोहर के अलावा इस आवर्त सारणी को डिजाइन करने का श्रेय मैं ऐसे बोलता हूं, बोहर, बरी, रेग व वर्नर, ये साइंटिस्ट थे भाई। बोहर, बरी, रेग और वर्नर, ये वे साइंटिस्ट थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का डिजाइन तैयार किया है। मतलब दो प्रश्न है आपके लिए। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो आप बोलोगे हेनरी मोजले के आवर्त नियम पर। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने बनाया या किसने इसका डिजाइन तैयार किया? ठीक है, या इसके निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? महत्वपूर्ण योगदान है बोहर का। और बोहर के साथ और कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिजाइन किया? बोहर के साथ थे बरी, रेग और वर्नर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी का डिजाइन तैयार किया है। क्लियर सी बात है? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? देखो, जब आपने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी तो उसमें आपने कहा था कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी का आधार परमाणु भार है। वैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो हम बोलेंगे आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। अच्छा, कई जगह हो सकता है आपको ऑप्शन मिले या क्वेश्चन मिले उसमें परमाणु क्रमांक नहीं मिले, वहां आपको परमाणु क्रमांक के स्थान पर, वहां आपको परमाणु क्रमांक के स्थान पर बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, यह शब्द भी मिल सकता है भाई। क्या मिल सकता है? क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में आगे हम बात करेंगे कि
हाँ, तो हमने क्या कहा, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो हमने कहा आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? परमाणु क्रमांक। अच्छा, कई बार आपको हो सकता है परमाणु क्रमांक नहीं मिले, उस परमाणु क्रमांक की जगह यह शब्द आपको मिल सकता है कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास, या हो सकता है दोनों आपको मिल जाए। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि परमाणु क्रमांक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मोजले के आवर्त नियम से परमाणु क्रमांक आ रहा है, और बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब आप तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं, तो आप ये बोलते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को अंतिम इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के आधार पर 4 भागों में बांटा गया और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जाता है भाई, तो उस आधार पर SPDF बनाए गए। तो आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या? तो हमने बोला परमाणु क्रमांक, और साथ में हम क्या बोल सकते हैं, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी आधुनिक आवर्त सारणी के आधार को प्रदर्शित करता है। अब देखो एक चीज यहां से समझ लें आप, मैंने आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ाई थी, तो जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी, उस मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है उसमें आपने फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7B, 8th ग्रुप, इसके बाद आगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, 6 ए, 7th ए, इन ग्रुप की बात करी थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें ये वर्ग उपस्थित थे जिनको फर्स्ट ए, फर्स्ट बी के आधार पर नाम दिया, और 8वें वर्ग को जो था उसमें 3-3 तत्वों की 3 पंक्तियां रखी गई थी। अब जो वर्तमान आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं, आपको सबको पता है कि वर्तमान आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त है। इस आवर्त सारणी में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया मैंने ये सब, 11 12 13 14 15 16 17, टोटल कितने वर्ग है बेटा? 70। समझ में आ गई क्या बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फर्स्ट बी, सेकंड, टोटल कितने हैं? 17 वर्ग। अब ये जो 17 मैंने यहां लिखे, ये आधुनिक आवर्त सारणी में भी है, बट आधुनिक आवर्त सारणी में यहां लिख दूं क्या? आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी, और आधुनिक आवर्त सारणी में जो फर्स्ट ए है वो वर्ग संख्या 1 है, सेकंड ए वर्ग संख्या 2 है, वर्ग संख्या 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तीनों कौन से वर्ग थे? जो पहले 8वां वर्ग था जिसमें 3-3 तत्वों की 3 पंक्तियां थी, वो अब 8 9 10 बन गया। 11 12 13 14 15 16 और 17, और एक यहाँ नया वर्ग आ गया जिसको वर्ग संख्या 18 बोलते हैं। इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है, शून्य वर्ग। क्या बोला जाता है? शून्य वर्ग। अब वो जो शून्य वर्ग है वो वर्ग संख्या 18 है आधुनिक आवर्त सारणी का। तो ये मैंने ये बात करी कि अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी से लगभग मिलती जुलती है। बस उस समय तक 63 तत्वों की खोज हुई थी, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी, नए खोजे जाने वाले तत्वों की मेंडलीव ने भविष्यवाणी करी थी। ठीक है, उन सब चीजों के बेस पे आधुनिक आवर्त सारणी बनी, परमाणु क्रमांक को आधार बनाकर। ठीक बात है। अब एक चीज और यहाँ क्लियर कर लें, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उस आधुनिक आवर्त सारणी को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग बायां भाग, एक लिखा मैंने दायां भाग, एक लिखा मैंने मिडिल पार्ट मध्य भाग,
एक लिखा मैंने तलीय भाग, बॉटम पार्ट। ठीक बात है। देखो हम ऐसे कहते हैं ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है कुछ इस तरह से। और ये इसके 4 भाग थे जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आते हैं सब लोग। यहां तक इसको बोला हमने एस ब्लॉक, ये होता है डी ब्लॉक, ये होता है पी खंड पी ब्लॉक, और यहां होता है एफ खंड एफ ब्लॉक। कितने भाग है? 4। तो जो आवर्त सारणी का इधर वाला भाग है ये, इसको बोलते हैं आवर्त सारणी का बायां भाग। ये जो बायां भाग है, इस बाएं भाग में जो तत्व रखे जाते हैं वो है एस खंड के तत्व। क्लियर बात? जो दायां भाग है ये, इसमें रखे जाते हैं पी खंड के तत्व। और जो मध्य भाग है मिडिल पार्ट, ये इस मध्य भाग में रखे जाते हैं डी खंड के तत्व, डी खंड के तत्व। और ये जो नीचे वाला भाग है ये, इसमें रखे जाते हैं तलीय भाग में एफ खंड के तत्व। ठीक बात है। अब देखो ये जो टोटल वर्ग यहां बने हुए हैं, अगर मैं इन वर्गों की बात करूं तो ये जो एस खंड के तत्व है ये वर्ग संख्या, यहां लिख दें क्या, वर्ग संख्या 1 व 2 में रखे जाएंगे। ठीक बात है। डी खंड के तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 तक रखे जाएंगे। सॉरी, पी खंड के तत्व वर्ग संख्या 13 से 18 तक रखे जाएंगे। और डी खंड के तत्व वर्ग संख्या 3 से 12 तक रखे जाएंगे। समझ में आ गई बात? अब ये कहाँ रखा जाए एफ खंड? भाई हमने पूरे 18 की बात कर ली, 1 से 2, 3 से 12 और 13 से 18। तो इसको कहाँ रखे? तो ये जो एफ खंड के तत्व है, ये एफ खंड के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 में रखे जाते हैं। किस में रखे जाते हैं? वर्ग संख्या 3 में। क्लियर बात? अब देखो वर्ग संख्या 3 में कौन रखा जा रहा है? एफ खंड के तत्व। इसलिए मैं इसके साथ में एक चीज और लिख देता हूं, आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? वर्ग संख्या 3, क्योंकि उसमें कुल तत्वों की संख्या 32 है। आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? वर्ग संख्या 3, क्योंकि वर्ग संख्या 3 में कुल तत्वों की जो संख्या है वो कितनी है भाई? 32 है। ठीक बात है। चलो अब हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म को, एक बार यहां बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग तत्वों का नाम लिखते हैं। देखिए हम पढ़ रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी। सही बात है, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है। चलिए ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुल वर्गों की संख्या है 18 और इसमें कुल आवर्तों की संख्या है 7। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती है ऊपर से नीचे, उनको वर्ग बोला जाता है, और जो क्षैतिज पंक्तियां होती है बाएं से दाएं, उनको आवर्त बोला जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या 18 और कुल आवर्तों की संख्या कितनी है बेटा? 7। चलिए लिथियम के बाद यहां आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक बात है। देखो ये मैंने बनाया एस खंड। यह आवर्त सारणी का कौन सा खंड है? एस खंड। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कौन से तत्व किस वर्ग में रखे जाते हैं।
समझ में आ रही है बात? वर्ग के अकॉर्डिंग मैं आपको इनकी सबकी ट्रिक्स बता दूंगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है ये हम निर्धारित कर लेंगे, ठीक बात है। ये हो गया डी। अब उधर चलते हैं, क्योंकि उधर आपने पढ़ा है कि जैसे हाइड्रोजन यहाँ ऊपर है वैसे उधर हीलियम भी तो आता है। तो देखो लिथियम, बेरिलियम, फिर इधर चलेंगे तो यहाँ आएगा बोरॉन, यहाँ आएगा एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, और नियोन से ऊपर बनाया मैंने हीलियम, ठीक बात है। ये क्लियर। अब बात करते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, पीबी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। सल्फर, सेलिनियम, टेल्यूरियम और पोलिनियम। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटीन। क्लियर। और लास्ट है अक्रिय गैसें, वर्ग संख्या 18, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। देख समझ में आ रही है क्या बात? चलो ये एस खंड है बेटा, ये जो मिडिल पार्ट है ये डी खंड है, ये जो पार्ट है ये पी खंड है। यहां नीचे में बनाऊंगा वो है एफ खंड। 4 पार्ट होंगे आवर्त सारणी। कुल कितने भाग है? 4। पहले एक बार एलिमेंट्स लिख ले, फिर बाकी और जानकारी की बात करेंगे। कैडमियम, सीडी। ठीक बात है। ये मैंने वैकेंट छोड़ दिए हैं क्योंकि अब तक हम जितनी केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें अभी तक इनकी कोई केमिकल रिएक्शन या इनसे रिलेटेड अभी तक कोई भी कंटेंट आपकी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। मतलब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी यहाँ का रसायन आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैंने इनको पूरी तरह से वैकेंट रख दिया है। क्लियर बात है? चलिए, ये एफ खंड है और एफ खंड में 2 तरह के तत्व रखे जाते हैं बेटा। एक को बोलते हैं लेंथेनोइड तत्व, और दूसरी जो श्रेणी के तत्व होते हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व। एक्टिनोइड श्रेणी वाले तत्व। लेंथेनोइड जो तत्व है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तत्व लेंथेनाइड श्रेणी में रखे गए और 14 ही तत्व एक्टिनोइड श्रेणी में रखे गए हैं। अभी मैंने आपको कहा वर्ग संख्या 3 आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग है, और सबसे बड़ा वर्ग इसलिए है क्योंकि उसमें कुल 32 तत्व रखे गए हैं। कितने? 32। 1 2 3 4 4 तत्व तो ये रखे गए और 14 तत्व यहां से और 14 तत्व यहां से रखे गए। ये 14 और 14 28 तत्व है जो किस में रखे जाते हैं? लेंथेनॉइड सीरीज में रखे जाते हैं। क्लियर? ये पूरी टोटल आवर्त सारणी के वे तत्व हैं। अच्छा, इससे कोई घबराने की बात नहीं, बहुत आसान है। हम इनकी ट्रिक्स पढ़ेंगे, इनके सबके नाम पढ़ेंगे, कौन कौन से तत्व को किस नाम से जाना जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे। ठीक बात है। अभी हम एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं आज, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मैं यहाँ कुछ सेलेक्टेड चीज़ें, जैसे आपको मैंने ये बता दिया कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है, आपने कहा तीसरा। मैंने पूछा आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे 18। मैंने आपसे कहा आवर्त सारणी का शून्य वर्ग वर्तमान में कौन से वर्ग संख्या के नाम से जाना जाता है, तो आप बोलोगे वर्ग संख्या 18। आवर्त सारणी के कुल कितने भाग हैं, आप कहोगे 4 भाग हैं, लेफ्ट राइट मिडिल एंड बॉटम। सही बात है। आवर्त सारणी में कुल कितने खंड हैं, आप बोलोगे 4, S P D F खंड। अब बात आती है S खंड में कुल तत्वों की संख्या, P में तत्वों की संख्या। तो आगे हम वर्गीकरण पढ़ेंगे बेटा, हमारा सेकंड पार्ट है वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण में मैं आपको S खंड, P खंड, D खंड और F खंड का जो वर्गीकरण है वो डिटेल से पढ़ाऊंगा। उसमें मैं आपको सारी बेसिक जानकारी या बेसिक जो पॉइंट्स है वो सब वहाँ डिटेल में लिखा दूँगा। अभी हम जनरल सी एक बात कर रहे थे, हमने कहा ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18 है। कुल वर्गों की संख्या कितनी? 18। और कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। तो देखिए, हम यहाँ बात करते हैं आवर्त की। किसकी बात करते हैं? आवर्त, पीरियड बोलते हैं इसको। आवर्त संख्या 1, आवर्त संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कुल कितने आवर्त हो गए? 7। पहले आवर्त, इसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी है? पहले आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? तो हम बोलेंगे 2, हाइड्रोजन और हीलियम। दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? हम बोलेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7। कुल संख्या कितनी हो गई? 8। फिर हम बोलेंगे तीसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है? हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से मैं आपको एक पूरे आवर्त जितने भी है उन आवर्त का एक वर्गीकरण आपको क्लियर कराऊंगा। अब हम बात करते हैं पहले वर्ग की। तो देखिए, यहाँ हम लिखते हैं वर्ग संख्या। क्या लिखते हैं? वर्ग संख्या। वर्ग संख्या है, वर्ग संख्या इसको लिखता हूँ 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये टोटल वर्ग संख्या लिखी मैंने 18। ये तो है वर्तमान के हिसाब से आधुनिक आवर्त सारणी, मतलब IUPAC के अकॉर्डिंग। लेकिन जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था वो मेंडलीव के अकॉर्डिंग था। और मेंडलीव के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कि ये जो वर्ग संख्या 1 है, इस वर्ग संख्या 1 को फर्स्ट A बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? फर्स्ट A। वर्ग संख्या 1 को फर्स्ट A, वर्ग संख्या 2 को क्या बोलते हैं? सेकंड A। फिर थर्ड A यहाँ आता है क्योंकि ये मेंडलीव के हिसाब से था। थर्ड A, इसको बोलते हैं फोर्थ A, इसको बोलते हैं फिफ्थ A, इसको बोलते हैं 6A, इसको बोलते हैं 7th A और इसको 0, क्योंकि ये मेंडलीव के आवर्त सारणी में नहीं था। अब आ जाओ यहाँ पर, मेंडलीव के अकॉर्डिंग ये जो तीसरा वर्ग था ये था थर्ड B वर्ग। देखो थर्ड B यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान देने की बात ये है, ये थर्ड B है, ये फोर्थ B,
ये 5th बी, ये 6 बी, ये 7th बी, और जो 8वां वर्ग था उसको 3 तत्वों की 3 श्रेणी में रखा गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 8वां वर्ग, 8वें वर्ग में 1 2 3 ये श्रेणियां रखी गई थी मेंडलीव के टाइम। तो जो पुराना वर्गीकरण था उसके अनुसार इन तीनों वर्गों को वर्ग संख्या 8 में रखा गया था। फिर यहाँ इसको बोलते हैं फर्स्ट बी और इसको बोलते हैं सेकंड बी। क्लियर बात है? तो ये मैंने आपको ओल्ड और न्यू दोनों तरह से वर्ग किस तरह से डिसाइड करने हैं वो लिखा दिए हैं। कुल आवर्त है 1 2 3 4 5 6 7 वो यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको आवर्त डिसाइड करने हैं। ठीक बात है? अब चलिए यहाँ हम लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कुछ महत्वपूर्ण वर्ग, कुछ महत्वपूर्ण वर्गों के उपनाम। क्या लिखा बेटा? महत्वपूर्ण वर्गों के उपनाम, कि उन वर्गों को अन्य किस नाम से भी जाना जा सकता है। समझ में आ गई क्या बात आपके? तो देखिए मैंने यहाँ लिखा फर्स्ट ए। कौन सा वर्ग लिख रहा हूँ? फर्स्ट ए, ये वाला। फर्स्ट ए वर्ग को बोलते हैं सारीय धातु, सारीय धातु वर्ग। कौन सा वर्ग है? सारीय धातु वर्ग। और जो सारीय धातु वर्ग है उसमें सार धातुओं की संख्या 6 है भाई। हाइड्रोजन को धातु नहीं माना जाता है, हाइड्रोजन अधातु है। तो सारीय धातु वर्ग है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ए को बोलते हैं सारीय मृदा धातु वर्ग। सेकंड ए को बोलते हैं सारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक बात है? ऐसे ही आगे चलो, वर्ग संख्या 10, वर्ग संख्या कौन सा लिया मैंने? 10 वर्ग संख्या 10 को बोलते हैं निकृष्ट धातु वर्ग। क्या बोलते हैं? निकृष्ट धातु वर्ग। वर्ग संख्या 11, वर्ग संख्या 11 इसको बोला जाता है सिक्का धातु वर्ग। सिक्का धातु वर्ग, सिक्का धातु वर्ग इसलिए बोलते रहे भाई क्योंकि यहाँ देखो कॉपर, AgAu, सोना, चांदी, तांबा 3 चीजें आई और तीनों के सिक्के बनाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ग को नाम दिया सिक्का धातु। NiPdPt इस वर्ग को नाम दिया निकृष्ट धातु। निकृष्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस वर्ग की जो धातुएं हैं वर्ग संख्या 10 की, वो उत्प्रेरक के समान उपयोग में ली जाती है। किसके समान? उत्प्रेरक। ये किस काम आती है? उत्प्रेरक के रूप में उपयोग आ रही है। और उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपरिवर्तित रहते हैं। ये ठीक उस स्टूडेंट की तरह हैं जिसको 100 बार कहा जाए पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, नहीं तो पिटाई होगी। अब आप उसकी कितनी पिटाई कर लो वो तो नहीं पढ़ेगा, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? ये तो बिल्कुल निकृष्ट है, पढ़ाई नहीं करता है, यही बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह NiPdPd उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं और इन पर रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसलिए इस वर्ग के तत्वों को निकृष्ट धातुओं की श्रेणी में रखा गया है। समझ में आ गई क्या बात? चलो आगे। फिर मैंने लिखा वर्ग संख्या 12, वर्ग संख्या 12 ZnCdHg और UUB अननबीयम। वर्ग संख्या जो 12 है इनको बोला जाता है वाष्पशील धातु वर्ग। क्या बोला जाता है? वाष्पशील धातु वर्ग। आप सबने थर्मामीटर तो देखा ही है, थर्मामीटर में पारा होता है मरकरी, ये रहा Hg, इसको मरकरी बोलते हैं भाई। ये जो मरकरी है जैसे ही थोड़ा सा ताप देते ही ये जल्दी से प्रसारित हो जाता है। ये जो धातुएं हैं ये आसानी से वाष्प अवस्था में परिवर्तित की जा सकती है, इसको बोला जाता है वाष्पशील धातु वर्ग। एक मैंने लिखा वर्ग संख्या 3 सबसे बड़ा वर्ग। क्या बोलेंगे बेटा इसको? सबसे बड़ा वर्ग। फिर चलिए इधर के जो तत्व हैं ये वर्ग संख्या 13 से लेके 18, तो ये जो वर्ग संख्या 13 से 18 है
इनमें ये अपने वर्ग के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं पहले पहले तत्व। तो पहले पहले तत्वों के आधार पर इनको नाम दे दिए जाते हैं। मतलब ये जो बोरोन, ये वाला वर्ग है, वर्ग संख्या 13, इसको बोलेंगे बोरोन परिवार। इसको क्या बोलेंगे? बोरोन फैमिली, बोरोन परिवार, क्योंकि इसका पहला सदस्य है बोरोन। वर्ग संख्या 14 को बोलते हैं कार्बन परिवार। क्या बोलेंगे बेटा? कार्बन परिवार। वर्ग संख्या 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार। वर्ग संख्या 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली। वर्ग संख्या 17 को बोलते हैं हेलोजन। तो एक अलग नाम आ गया। यहाँ तो परिवार चल रहा था, लेकिन यहाँ फ्लोरीन परिवार नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा? हेलोजन, एक अलग से नाम दिया। हेलोजन इसलिए दिया, तो चलो वापस इधर आ जाओ एक बार के लिए। यहाँ मैं यूज में लेता हूँ, मैंने लिखा वर्ग संख्या 15। कौन सा लिया बेटा? वर्ग संख्या 15। वर्ग संख्या 15 को निकोजन वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकोजन वर्ग। और निकोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकोजन एक ग्रीक शब्द है और उसका अर्थ होता है उर्वरक निर्माण। निकोजन का अर्थ क्या है? उर्वरक निर्माण। और इस वर्ग के जो तत्व हैं, एन यूरिया बनाने के काम आ रहा है, पी सुपर फोस्फेट DAP बनाने के काम आ रहा है, जो कि रासायनिक उर्वरक है। और रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में कौन से खंड, कौन से वर्ग के तत्व? वर्ग संख्या 15 के तत्व भाग लेते हैं। इसलिए हमने लिखा वर्ग संख्या 15 को निकोजन वर्ग कहा जाता है। यहां लिख देता हूं उर्वरक निर्माण के कारण। उर्वरक निर्माण के कारण क्या कहा जाता है इनको? निकोजन वर्ग। फिर मैंने लिखा वर्ग संख्या 16। वर्ग संख्या 16 को बोला जाता है चालकोजन। चालकोजन वर्ग। क्या बोला जाता है? चालकोजन। चालकोजन वर्ग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अयस्क निर्माण का कार्य करते हैं। अयस्क निर्माण, अयस्क निर्माण के कारण इनको क्या बोला जाता है? चालकोजन। फिर एक मैंने लिया वर्ग संख्या 17। वर्ग संख्या 17 को बोला जाता है बेटा हेलोजन वर्ग। क्या बोला जाता है? हेलोजन वर्ग। और हेलोजन का मुख्य अर्थ है लवण। तो हेलोजन इसलिए बोलते हैं लवण निर्माण के कारण। इस खंड के तत्व आसानी से किसका निर्माण कर लेते हैं? लवणों का। जैसे NaCl, NaCl एक लवण है क्या? और NaCl लवण है तो क्या उसमें यहां से Cl आ गया क्या? समझ में आ रही है बात? तो हम ये कहते हैं कि इस खंड, इस वर्ग के तत्व, वर्ग संख्या 17 के तत्व आसानी से लवणों का निर्माण कर लेते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेलोजन बोला जाता है। और फिर लास्ट और अंतिम हमारे पास बचता है वर्ग संख्या 18। कौन सा बचा बेटा? वर्ग संख्या 18। और जो वर्ग संख्या 18 है, वर्ग संख्या 18 है, इसको बोला जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस वर्ग। क्या बोला जाता है? अक्रिय गैस वर्ग। या इसको बोलते हैं नोबल गैस वर्ग। क्या बोला जाता है? नोबल गैस वर्ग। ठीक बात है। अच्छा, ऐसे ही ये जो आपने सिक्का धातु वर्ग लिखा था, वर्ग संख्या 11, यहाँ आ जाओ, ये रहा Ag, Au और कॉपर। देखिए भाई, ये जो Ag और Au है ना, इनको नोबल मेटल कहा जाता है। यहाँ लिख देता हूं नोबल धातुएं। नोबल धातुएं कौन सी है? नोबल का मतलब होता है जिनकी क्रियाशीलता बहुत कम हो, रासायनिक रूप से वो अक्रिय हो, आसानी से क्रिया नहीं करे, उनको नोबल बोलूंगा। तो नोबल धातुएं या अक्रिय धातुएं या बहुत कम क्रियाशील धातुएं आवर्त सारणी की कौन सी है? तो आप लिखोगे Ag और Au। ठीक बात है। कौन है? Ag, Au, Pt भी कुछ हद तक हम यहाँ ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं Pt। तो Ag, Au, Pt इनको किस श्रेणी में रखा जाता है बेटा? नोबल धातुओं की श्रेणी में रखा जाता है, बहुत कम क्रियाशील है। और इसी कारण ये इस दुनिया की सबसे मूल्यवान धातुएं हैं। प्लेटिनम, देखो चांदी आपको सबको पता है महंगी है, आभूषण बनाए जाते हैं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं, प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं। ये जो प्लेटिनम होता है
इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना। तो ये मैंने आपको कुछ तत्व वर्ग है, उन वर्गों के उपनाम बताए हैं जो आपको लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, एक बार रिपीट कर ले। पहले वर्ग को सार धातु वर्ग, दूसरे को सारीय मृदा धातु, 10वें को निकृष्ट धातु, 11 को सिक्का धातु वर्ग या नोबल गैस वर्ग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नोबल गैस 11 को। 12 को वाष्पशील धातु वर्ग, वर्ग संख्या 3 सबसे बड़ा वर्ग, वर्ग संख्या 15 निकोजन वर्ग, वर्ग संख्या 16 चालकोजन वर्ग, वर्ग संख्या 17 हेलोजन वर्ग, वर्ग संख्या 18 अक्रिय गैस वर्ग या इसको बोल सकते हैं नोबल गैस वर्ग। ये मैंने आपको यहाँ लिखा है, फटाफट से इनको नोट करिए। लिख लिया क्या? अच्छा, एक और चीज देखो, यहां लिख दूं क्या? यहां लिखते हैं कुल तत्व। कुल तत्व 112 तत्व लिखे हुए हैं अभी आपके पास। यहां तक मैंने 112 तत्व लिखे, 6 तत्वों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इन 112 तत्वों को ठोस, द्रव और गैस 3 भागों में बांट सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस कितने भागों में बांट सकते हो? 3 भागों। ठोस, द्रव, गैस। क्लियर? अब आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? 11। आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है भाई? 11। जबकि आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्वों की संख्या कितनी है? 6। और जो बच गए वो सब किस श्रेणी में जाएंगे? ठोसों की श्रेणी में रखे जाएंगे। अब ये जो 6 तत्व द्रव, ये कौन कौन से हैं इनकी बात करते हैं। तो देखो, ये जो 6 तत्व है द्रव, यहां लिख दूं कोष्ठक में 1 मिनट के लिए, द्रव तत्वों की संख्या कितनी है? 6। अच्छा, इसको मैं ऐसे बांट रहा हूं, ध्यान से समझे। एस खंड में, डी खंड में और पी खंड में। एस, पी, डी तीनों खंडों में रख रहे हैं। एस में कौन कौन से तत्व है जो द्रव में रहेंगे, पी में कौन कौन से तत्व है जो द्रव अवस्था में रहेंगे। ठीक बात है। 1 मिनट के लिए यहां से रब कर दूं क्या थोड़ा सा? देखो, एस खंड में 2 तत्व है बेटा, सीजियम और फ्रांसियम, ये वाले CS और FR। ये 2 तत्व किस श्रेणी में रखे जाएंगे? द्रव तत्वों की श्रेणी में। एस खंड में, डी खंड में और यहां पी खंड में। एस खंड में द्रव तत्वों की संख्या कितनी? 2, सीजियम और फ्रांसियम। वैसे ही जो डी खंड है आपका, उस डी खंड में द्रव तत्वों की संख्या कितनी? तो उसमें भी हम बोलेंगे डी खंड में द्रव तत्वों की संख्या 2 है। एक तो ये Hg और एक ये अनअनबियम। ये लो Hg और UUB अनअनबियम। अच्छा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आगे नामकरण पढ़ाऊंगा। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों को कैसे लिखा जाएगा IUPAC के अनुसार, वहां मैं ये समझा दूंगा कैसे करना। फिर आओ पी खंड। पी खंड में द्रव तत्वों की संख्या, तो यहां भी हम कहेंगे द्रव तत्वों की संख्या कितनी है? 2। पी खंड में एक तो द्रव है बेटा गैलियम और एक द्रव तत्व है Br ब्रोमियम। तो 2 द्रव तत्व है, एक तो है गैलियम और एक है Br ब्रोमीन। ठीक है, तो पूरी आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्वों की संख्या कितनी है? 6। कितनी है? 6। कौन कौन से? सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, अनअनबियम, गैलियम और ब्रोमीन। ठीक है, अब यहां एक और चीज समझो। 1, 2, 3, 4 और 5, ये जो 5 तत्व है, ये 5 तत्व तो है धातु। कैसे रे बेटा? धातु। जबकि ये जो Br है, ये Br है अधातु। तो आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी का द्रव अधातु तत्व कौन सा है? द्रव अधातु तत्व, तो फिर आंसर आएगा Br। और आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी में द्रव धातुओं की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे? 5। आपसे पूछा आवर्त सारणी में कुल द्रव तत्वों की संख्या कितनी है, तो क्या बोलोगे? 6। बोलो, क्लियर बात है?
कर सकते हैं? बना लो, फटाफट से उतारो। हाँ भाई, अब बात करते हैं गैसों की। आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या कितनी है? तो देखो, 1 हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तो वो है जो डायरेक्टली आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं कि ये 10 तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? गैसीय अवस्था। आपने सबने नाम सुना है, अक्रिय गैस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सुना है सबने। हाइड्रोजन सुना है, नाइट्रोजन सुना है, ऑक्सीजन सुना है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक कौन सा हो गया? क्लोरीन। तो आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या कितनी? 11। 11 में हाइड्रोजन है, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जीनोन। ठीक बात है। तो ये कुल 11 जो तत्व यहाँ लिखे हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, इसके आधार पर आपको ये तो पता चली गया ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल गैसीय तत्व पाए जाते हैं? देख के बताओ, आवर्त सारणी के किस आवर्त में केवल गैसीय तत्व पाए जाते हैं? तो हम बोलेंगे पहले आवर्त में, क्योंकि पहले आवर्त में देखो हाइड्रोजन है और उधर कौन है? हीलियम। पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम। तो आवर्त सारणी के पहले आवर्त में केवल क्या पाए जाते हैं? गैसीय तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में कोई गैसीय तत्व नहीं है? तो देखो 7वें आवर्त में किसी भी प्रकार का कोई गैसीय तत्व नहीं है। ठीक है। तीसरा प्रश्न, आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे अधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं? किस आवर्त में सबसे अधिक गैसीय तत्व पाए जाते हैं? तो आंसर क्या आएगा? दूसरे आवर्त में सबसे ज्यादा गैसीय तत्व है। कितने हैं? 1 2 3 4। कर सकते हैं क्या? क्लोरीन आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में पाया जाने वाला गैसीय तत्व है? तो क्लोरीन कौन से आवर्त में है बेटा? तीसरे आवर्त में। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं जो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं, इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, कर सकते हो क्या? कर लेंगे? चलो एक और प्रश्न ध्यान से सुने। आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में क्षारीय धातु तत्व नहीं पाए जाते हैं? क्षारीय धातु तत्व अभी बताया था मैंने, ये रहे क्षारीय धातु। पहले वर्ग में मिलते हैं, मतलब इस वर्ग में मिलते हैं। और ये तो क्या है? अधातु। मतलब आवर्त सारणी के किस आवर्त में क्षारीय धातु तत्व नहीं है? तो क्या बोलोगे? पहले आवर्त में नहीं है, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातों इनमें पाए जाते। समझ में आ गई क्या बात सबके? यहाँ तक की कर सकते हैं? चलिए यहाँ तक का नोट करें, इसको अच्छे से तैयार करें। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा आवर्त का वर्गीकरण, ठीक बात है, और परमाणु जो है वो आवर्त का वर्गीकरण, और फिर उसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू।